अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम। आज के दिन हम बात कर रहे हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के पोजीशंस जो है वो आज के दिन हम कह सकते हैं, या पूरे वीक की बात करें तो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिवनेस दिखाई दी है, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। साथ साथ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीट हुई वैसे वैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए, और वो जो चीज़ें थी, जो कॉशियसनेस थी, वो ज़रा साइडलाइन होते हुए दिखाई दी। और अब मार्केट के अंदर जो एक डिस्काउंटेड रेट थे, फाइनली उसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स थे उनकी पार्टिसिपेशन के बाद मार्केट के नंबर्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा हफ्ता हम कह सकते हैं, एक अच्छा वीक जो है वो गुजरा है, और साथ साथ आने वाले वीक के अंदर भी एक बुल रैली या फिर हम कह सकते हैं एक पॉजिटिवनेस की भी नवीद है। साथ साथ हम बात करेंगे इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से। इकोनॉमिक नंबर्स में कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है ऑब्वियसली येस, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, स्टेबिलिटी आती है, 5 साल की एक गवर्नमेंट जब आके एक गवर्नमेंट बनाती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि ऑटोमेटिकली पॉलिसीज़ के हवाले से कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा परसिस्ट करने लगती है। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अब आने वाले दिन जो होंगे, या फिर जो अब एफडीआई के लिए काफ़ी अर्से से लोग जो वेट कर रहे थे, उनके लिए बड़ी जो है वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की फैसिलिटेशन जो है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हद तक डिमांडिंग होती है। उस वक्त जब गवर्नमेंट बनती है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, और इसी क्लैरिटी का तमाम बिजनेस कम्युनिटी वेट करती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, एफडीआई के हवाले से बात करेंगे। एफडीआई थ्रू एसआईएफसी कैसे दिखाई दे रही है, खासकर वो एफडीआई जो कि पाइपलाइन में है, और 3-4 महीने से ये बात चल रही है कि ये कंट्रीज़ हैं और इतने इतने 25 बिलियन 30 बिलियन डॉलर्स की जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगे इन दी एफडीआई, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो वो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन सेक्टर्स में आ सकती हैं, और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, ग्रोथ के हवाले से। एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, इस पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज करना है, और ख़ासकर जो अभी थोड़ा सा रीजन में कम्पिटिटिवनेस के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो वो भी आज हम यकीन करेंगे कि हमारे जो पैनल है वो इसका आंसर दें। सो वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं आसिफ अरसलान सोमरो ने हमें ज्वाइन किया है। आप एनालिस्ट भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ़ राशिद साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफीफ़। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमें ज्वाइन करेंगे उस्मान शौकत साहब, आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो मैं अरसलान साहब से पूछना चाहूँगी, अरसलान, इकॉनमी की बात हो रही है तो मार्केट ख़ासकर जब एक इम्पैक्ट लेती है और इन्फ्लुएंस होती है, तो बड़ा ही एक रियलिस्टिक अप्रोच के अंदर हमें आंसर्स दिखाई देते हैं कि ये मार्केट के अंदर चल रहा है। इट मीन्स कि अभी मुल्क के हालात ये हो रहे हैं, अभी मुल्क की इकॉनमी ऐसी हो रही है। आप कैसे देखते हैं, ख़ासकर जब हमने इस साल के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर एक हिस्टोरिक हाई मार्केट के रिकॉर्ड्स भी देखे, और साथ साथ अब हम परफॉर्मेंसेस भी देख रहे हैं? जी नताशा, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं पिछले 2 साल के। सो पॉलिटिकल सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, आम आदमी के लिए, या किसी भी एक्सटर्नल फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। सो हम देख रहे थे 2 साल पहले हमारे गवर्नमेंट के अंदर एक रजीम चेंज हुआ, फिर एक नई गवर्नमेंट आई, फिर उसके ऊपर डाउट्स थे कि वो टेनर अपना पूरा करेगी कि नहीं करेगी। फिर वहाँ पे एक्सटेंशन आ रही थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, कितने महीने के लिए आएगी। फिर वहाँ पे डाउट्स हो रहे थे लोगों को कि प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए केयर टेकर आएगी। तो वो सारी जो क्लैरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें नज़र आ गई कि जैसे 8 फरवरी को आपकी इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 2-3 हफ्ते लगते हैं आपके कोalition बनाने में, सारी चीज़ें स्टेबलाइज करने में, बट वो चीज़ें हमें अभी नज़र होते हुए आ रही हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उससे पहले राइट बिफोर द केयर टेकर एक IMF का प्रोग्राम आ गया। जब IMF का प्रोग्राम आ गया, दैट वाज क्लैरिटी नंबर 1। तो 6 महीने तक आपने देखा कंसेक्टिव एक रैली आई, फिर थोड़ा साई ऑफ रिलीफ आया। पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट आपकी रुक गई, और 3 महीने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस होने के बाद जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई, इलेक्शंस हो गए, 2 पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया कि हम एक मैंडेट को एक्सेप्ट करके ऑपोजिशन के अपने वी विल गो फॉर ए सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हम ये करेंगे, और उसमें सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशन देगी कि हम लोग IMF के साथ री इंगेज करेंगे। जब वो IMF के साथ री इंगेज करने का जब वो इरादा यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो नेचुरली मार्केट जो है ये इसको पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ले रही होती है। वैल्यूएशन देखिए हमारी ऑलरेडी सस्ती थी, आपकी स्टॉक मार्केट जो थी बिल्कुल नीचे वैल्यूएशन पे थी, उसमें अपटिक नज़र आ रही थी। जब इंडेक्स आपकी 60,000 तक गई थी, आपको याद होगा कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो ग्लोबल मॉनिटरिंग न्यूज़ हैं, वो कह रहे हैं कि अगर डिले रहा
ये कोलिशन बनाने में या पॉलिटिकल सर्टेनिटी लेके आने में, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग के लिए वो नेगेटिव है। तो जब ये अनाउंसमेंट्स होने लगी पिछले एक हफ्ते से कि आपके जो है एक कोलिशन बन गई है, देयर इज एन अग्रीमेंट, नंबर्स पूरे हो गए हैं, तो आपने देखा मार्केट हैज इमीडिएटली इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट्स। दैट्स अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि अब इन्वेस्टर देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इकोनॉमिक टीम क्या है और नेक्स्ट IMF प्रोग्राम में कब जाएंगे। राइट, आपने काफ़ी डिटेल बताई है और फाइनेंस टीम के हवाले से क्वेश्चंस तो हैं, कुछ बहस भी दिख रही है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये जब ही कहा जा सकता है जब हमें सारी चीज़ें फाइनलाइज होकर एक प्रॉपर गवर्नमेंट दिख जाएगी। मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी अफीफ से। अफीफ, आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, खासकर जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए? एक तरफ हमारी मार्केट है जो कि डेली बेसिस पे बढ़ भी रही है, हमारे सामने चीज़ें भी बेहतर हैं, और एक तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स है जो हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारी नीड है। कैसे देखते हैं आप, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, एक्सपोर्ट्स जो है वो डेफिनेटली हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ा सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आज तक कभी एक्सपोर्ट के लिए एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। अगर मैं बात करूं कि जैसे SIFC ने एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है, तो अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करें तो हम मिडल ईस्ट से इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए जो ये स्टेप लिया गया है तो हम इसको बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं थ्रू फूड सिक्योरिटी। अगर हम प्रोवाइड करें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, जिनको हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। देखिए, जब वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड नेटवर्क्स में, सप्लाई चेन के अंदर। तभी आप देखें कि हमने देखा है कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की हमारे पोर्ट्स वगैरह पे भी हुई हैं। तो ये इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इसकी बेहतरी लाते हुए, सप्लाई चेन को करेक्ट करते हुए हम एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स कि हमने लिया कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो हमारी बैकबोन है, हम उसको प्रमोट करें। और जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्ट नहीं करना, हमारा सारा रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है। मेनली फर्टिलाइजर्स वगैरह लग रहे होते हैं, उनको हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने हमेशा उन कंपनीज को सपोर्ट किया है ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है वो सस्ते से सस्ता रख सकें। नाराज भी नजर आते हैं कि आपने इनको सब्सिडी दी है या इनको रिबेट्स दिए हैं, हमें नहीं दिए। देखिए, ये थोड़ा सा है एक देखिए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनी नहीं। हमारे यहाँ 5 सेक्टर पॉलिसी हमेशा बनी, जिसके अंदर सिर्फ 5 से 6 सेक्टर्स को ही हमेशा फोकस किया गया। जो दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट क्यों नहीं है? अगर वो भी फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं, वो भी डॉलर ला रहे हैं, तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको देखते हुए एक मोटिवेशन पैदा होगी। हमें एक एक्सपोर्टिंग कल्चर लाना पड़ेगा अपने पास, कि हमें फोकस करना है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट सेमिनार्स कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स कर सकती है कि आप आके अपने प्रोडक्ट को हमारे पास शोकेस करें, और फिर जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ही जो कमर्शियल अटैचीज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए हैं, हम उनको यूटिलाइज करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक उस वेन्यू को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने कभी अपनी वहाँ पे मार्केटिंग ही नहीं की, और जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा नहीं। तो इसीलिए आप देखें, बाय द टाइम हम टोटली डिपेंडेंट हो गए सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर कि उसकी एक्सपोर्ट होगी तो हमारे पास फ़ायदा है। अच्छा, उसके अंदर भी अगर हमारी कॉटन की क्रॉप ख़राब हो गई तो फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो सिर्फ वैल्यू एडिशन हो रही होगी, अपना रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो लुकिंग एट दीज फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा कि हमें फॉरेन रेमिटेंस लानी है, तो जो कंपनी, जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर सकती है उसको बेनिफिट दिया जाए, उसको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दी जाए। राइट, आपने सही बात कही है अफीफ, लेकिन मैं अरसान से पूछूंगी, अरसान साहब, अभी कुछ चैलेंजेस हैं जो कि नई गवर्नमेंट भी आती है तो उसके सामने भी होंगे। एक तो हम SB अरेंजमेंट में हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हैं, जो कि एक बड़ा ही क्विकली एक हमारे पास एक छोटा सा अरेंजमेंट था 9 मंथ्स के लिए, और जो कि हमने कंप्लीट किया। अभी वो पैसे मिल जाएंगे $1.1 बिलियन, बट हमारे पास अभी एक बड़े प्रोग्राम में भी जाना है जो कि हमारी ज़रूरत है, और साथ साथ हमारे लिए अभी जो और भी हमारे जो डेट है या हमारे लिए जो रीपेमेंट्स हैं वो भी एक इशू है, फिर हमारा बजट भी है। तो आप कैसे समझते हैं कि जो गवर्नमेंट आएगी इसको कौन कौन से इनिशिएटिव फौरी तौर पे लेने होंगे जिसका इम्पैक्ट यानी कि बिजनेसेस के ऊपर भी आएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरिम सेटअप गया है, या इंटरिम सेटअप जो था, इन्होंने जो एक टैरिफ्स को इंक्रीज़ किया है वो बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा कर दिया है।
जिसकी वजह से इनके रीजन में जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है या एक्सपोर्टर्स हैं खासकर, वो डिमांड करते हुए दिखाई देते हैं कि हम कंपेटिटिव नहीं रहे? तो इसके बारे में प्लीज़ ज़रा आंसर देखिए दीजिएगा। नताशा, कुछ चीज़ें जो है नई गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी करनी पड़ेंगी। उसमें बड़ी जल्दी का मतलब ये नहीं होगा कि 2 या 3 महीने में, ये 3 साल मैं कह रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मौजूद है, आपके पास एक बड़ा टाइम है। यस, क्योंकि देखिए 5 साल का मैंडेट है, आपको 3 साल सारे सख्त फैसले लेने पड़ेंगे ताकि 4th एंड 5th ईयर में आप एक अच्छे तरीके से पहुंच सकें। मैं आपको बताऊं, अगर 2.5% जीडीपी ग्रोथ हो रही है और एक मुल्क में जहां पे 2.25 से 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो अगले 3 साल आप ग्रोथ पर कैपिटा को तो भूल ही जाए, क्योंकि ग्रोथ हमारी होगी नहीं। हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व करने हैं और डेट जो है हमारी इकोनॉमी का, उसको कम करना है। अब डेट क्यों कम करना है नताशा? जितनी पिछले क्वार्टर में आपके टैक्स रेवेन्यूज इकट्ठे हुए हैं, उससे ज़्यादा हमने अपने कर्जों पे सूद दिया है। दिस इज अ रियलिटी। जितना पूरा टैक्स रेवेन्यू है, उससे ज़्यादा हमने सिर्फ कर्जों पे अपना सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट आएगी वो ये देखेगी कि आप जो है सब्सिडीज ख़त्म करें, जो एनर्जी सेक्टर में दी जा रही हैं, किसी भी सेक्टर में एलीट क्लास को, अपर क्लास को, सबको जो है आपको सब्सिडीज दे रहे हैं, उनको ख़त्म करें। इस वजह से दे रहे हैं हम। जी बिल्कुल, अभी भी दे रहे हैं। अभी हम रेजिडेंशियल सेक्टर को दे रहे हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर को आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो आप BISP के थ्रू उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दें। एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल मॉडल जो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जी, उनको आप दे दें, बिल्कुल दे दें, बिल्कुल ज़्यादा दे दें, लेकिन उनके घर में गैस बिजली कॉस्ट टू कॉस्ट होनी चाहिए। जैसे उनके घर में आटा और चावल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही आता है, राइट? तो एक तो स्टेप ये होगा ताकि आपका पावर सेक्टर आपका इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको रिटेल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर, जो प्रॉपर्टी वाले, इन तीनों को आपको फेयरली टैक्स करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी लिस्टेड है कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी फॉर्मल सेक्टर में है, जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है, उनको आप टैक्स निचोड़ नहीं सकते और ज़्यादा, वो ऑलरेडी ड्रेन्ड है। सो आपको जो है वो टैक्स वाइडन करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो आपकी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, आपको पता है 400 से 500 अरब तो सिर्फ डिस्कोस के लॉसेस होते हैं, जो हमारे हेस्को है, सेप्को है, पेप्को है, कैस्को है, उनको आपको तो लॉसेस, वो तो फिर 87 SOEs है ना हमारे पास, नहीं, जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक है और लॉस मेकिंग है, उसमें डिस्कोस में तो आपके ये 4 बड़े हैं, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, नंबर 1। नंबर 2 आपके PIA और स्टील मिल लॉस मेकिंग। PIA की प्राइवेटाइजेशन हम देख रहे हैं बड़े एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में हो रही है। स्टील मिल की जो भी ज़मीन है उसको एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जा रहा है, लेकिन स्टील मिल के प्रॉब्लम्स अभी भी अपनी जगह पे रहेंगे। सो द पॉइंट इज कि जो आपकी बैलेंस शीट पे एक होल है, जो आपके टैक्स का पैसा आता है और वो उनको बेल आउट करने में चला जाता है, उसको तो आपको रोकना ही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पीरियड। उसमें और कोई आपकी दूसरी राय नहीं है। अब आपको फिर पॉलिसी ऐसी बनानी है कि अगले 3 साल तक आपको डॉलर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आप सिर्फ डॉलर उस इंडस्ट्री को देंगे या उन लोगों को देंगे जो एक्सपोर्ट करके दे देंगे। करंट अकाउंट आपको 1% से ज़्यादा रखना ही नहीं है। 2 से 3 अरब डॉलर से ज़्यादा आप डेफिसिट करंट अकाउंट में अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगले 3 साल, क्योंकि आपने जैसे बात की, हमारी ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड हर साल की 20 से 25 से 30 अरब डॉलर है अगले 3 साल के लिए। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगी, जैसे मेरे कॉलीग यहाँ पे कह रहे थे, एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि करेंसी को रिस्क हो जाएगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि वो खासकर अगर बात करते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि उनको भी एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो तमाम 5 सेक्टर्स को दी जा रही है, जिसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, देखिए एक्सपोर्ट करता कौन है? प्राइवेट सेक्टर, करेक्ट। गवर्नमेंट सिर्फ उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब उनके जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, कॉस्ट ऑफ डेट है, आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, वो आप उनको दें जो रीजनली कंपेरेबल है। अगर रीजनली कंपेरेबल नहीं दे सकते तो उनकी जो कॉस्ट है उस पे दें। क्रॉस सब्सिडाइज नहीं करवाएंगे, इंडस्ट्री रेजिडेंशियल का भी बर्डन उठाएगी। वो LNG इंपोर्ट कर रहे हैं तो उतने उसी कॉस्ट पे दे दें। अब मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, अब इस हुकूमत में आने के बाद जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम थी, जो स्टेट बैंक देता था, सब्सिडी देता था एक्सपोर्टर्स को, वो अभी लिंक हो गई काइबोर से। जब आपका काइबोर ही 22% है तो 19-20% पे एक्सपोर्टर को आप बोलेंगे फाइनेंसिंग लो, तो कंपेटिटिव नहीं रहेगा। सो सिमिलरली हमें सिर्फ थोड़ा स्ट्रक्चरली चीज़ें चेंज करने की, इसीलिए मैंने कहा कि आपको टैक्स करना होगा एग्रीकल्चर, रियल स्टेट को, क्योंकि जो एक्सपोर्टर इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो कहता है कि मैं अगर अपने 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए प्लॉट में लगाता हूँ, 3 साल में बगैर कुछ किए मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, तो मैं अपनी एक्सपोर्ट की टेंशन लूँ ही क्यों?
तो वो आपको इंसेंटिव risk free. वो आपको इंसेंटिव उसका खत्म करना होगा, उसको बोले कि आप ठीक है डबल कमाएंगे तो उस पर 35% टैक्स देंगे, इसीलिए आपके लिए वारा एक आता है कि आप एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री में जाएं जो मुल्क में जॉब्स क्रिएट करता है, डॉलर लेके आता है। थोड़ा सा वो लूप होल बंद करना होगा। लूप होल बंद करना होगा, वेरी राइट। मैं अफीफ से पूछूंगी, अफीफ एक तो हमारे जो कुछ एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, एक हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं वो इस टाइप के इम्पोर्टर्स हैं जो सिर्फ इम्पोर्ट करके और ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो आप उनके लिए क्या मशवरा है आपके पास, क्योंकि ख़ासकर आप तो एक कॉस्ट आपकी सही है इफेक्ट करती है, लेकिन लोकल जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप इंपोर्ट करके ट्रेडिंग करेंगे तो हम ज़िंदगी भर में भी ये डेफिसिट कम नहीं कर पाएंगे। देखिए डेफिनेटली हमें उसके लिए गवर्नमेंट को फिर अगेन वही आ जाएगा कि गवर्नमेंट को ये प्रायोरिटी बनानी होगी कि हम इंसेंटिव दें जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हो इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई भी एक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम उसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बोलें कि अगर आप इसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री लगाएंगे तो गवर्नमेंट आपको मशीनरी इंपोर्ट करने में ड्यूटी के अंदर इतनी रिलैक्सेशन दे देगी। आपको 3 साल का इनकम टैक्स अगर आपका 25% है तो आपको 10% इनकम टैक्स लग रहा होगा। आपको इंसेंटिवाइज करना होगा बिजनेसमैन को कि आप ये जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको हम इंपोर्ट ना करें बल्कि हम लोकल मैन्युफैक्चर करें। हम ऑन एवरेज जो है वो सीड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल और उसकी सीड्स इंपोर्ट करते हैं अराउंड $5 to $6 बिलियन की। लेकिन 5.8 इस ईयर, हाँ। जी, तो हम मस्टर्ड सीड है उसको कभी यूज नहीं करते। वो हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हम पाकिस्तान में है सरसों के तेल की, विच इज बेस्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लेकिन हम उसको छोड़ के अपने पोटेंशियल को जो हम स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं कि यूटिलाइज नहीं करते। एग्जैक्टली तो हमारा कभी फोकस रहा ही नहीं, किसी गवर्नमेंट का फोकस रहा ही नहीं कि हम इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास लोकली मौजूद है तो हम इसको क्यों इंपोर्ट होने दें, और इंपोर्ट होने दें तो इसके ऊपर ड्यूटीज का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो वाइबल ही ना रहे ताकि लोकल इंडस्ट्री। चले क्रूड ऑयल है वो तो हमारी मजबूरी भी है, उसके लिए भी ऑप्शन है कि हम जा सकते हैं ग्रीन एनर्जी पे या डिफरेंट ऑल्टरनेट पे, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिलहाल हम उसको, लेकिन एडिबल ऑयल के हवाले से हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम क्रूड ऑयल की इंपोर्ट को भी कम कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना आसान और इतना इफेक्टिव बना दें कि एक इंडिविजुअल को जो है वो अपनी गाड़ी ले जाना महंगा पड़े और उसको हैसल हो कि यार मैं अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करूं, लेकिन इफ आई हैव अ मेट्रो या मेरे पास बस का इतना अच्छा सिस्टम है कि मैं उसको बस से ट्रैवल करूं। आज अगर एक फैक्ट्री में 400 बंदा काम करता है तो वो 400 बंदा या बाइक पे आता है या गाड़ी पे आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं यूज कर रहा होता। तो हम इसको और प्रमोट करें, मतलब गवर्नमेंट को इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी और लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें, अपनी फॉरेन बिल को कम कर सकें। जब हमारी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम होगी, जो सबसे बड़ा हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्रूड ऑयल के ऊपर होता है, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर एक्सपेंडिचर किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी आसान बना दी जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो आपका जो ऑयल का एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक बस में अगर 50 लोग जा रहे हैं तो एक गाड़ी में एक ही बंदा जा रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आप यू कैन सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट बाय इम्प्रूविंग योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन कभी किसी गवर्नमेंट ने इस पर फोकस ही नहीं किया। आज आप कराची की हालत देखें, ट्रैफिक जो है वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, लोगों के अंदर से ट्रैफिक सेंस ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है रोड्स की, और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इफेक्टिव नहीं है, बसों की हालत ख़राब है और किसी किस्म की जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती, ना हमारे पास बस स्टॉप्स हैं, ना हमारे पास बस के टाइमिंग्स हैं, तो लोग कभी उसको यूटिलाइज ही नहीं करते और इवेंचुअली एवरीबडी ट्रैवल्स ऑन देयर ओन कार और बाइक। तो हमें अगर आप दुनिया के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उठाएं, पाकिस्तान कराची जो है वो मेरे ख्याल आई थिंक 8th बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप टोक्यो चले जाएं, लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, सबवेज के सिस्टम हैं, वहाँ पे बसेस के सिस्टम हैं, और वहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो सर्टेन रश एरियाज में यू हैव टू पे टैक्सेस एवरी टाइम यू एंटर दैट रोड। दिन का टैक्स नहीं है, एक दफ़ा आप रोड पे एंटर होंगे तो उसका टैक्स है। तो आप इस तरीके से लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। हम अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो ऑयल की इंपोर्ट है उसको कम कर सकते हैं। हमने देखा स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है
वो हम जितने ट्रक्स जितने इंपोर्ट होती है और वो अब कंट्री जाना है वो सारे ट्रक्स के ऊपर होता है। हमारे रेलवे का नेटवर्क इस तरह खत्म हो चुका है। रेलवे में जो कार्गो होता था वो राइट, आप जाता ही समझ नहीं रहे है। हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हमारे साथ ओवर कॉल उस्मान शौकत साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेरी वार्म वेलकम। जी थैंक यू सो मच। उस्मान साहब, क्या समझते हैं? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के नंबर जनरेट करने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस को मिला के भी हम अपना जो एक फिस्कल डिसिप्लिन है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, इंपोर्ट से फिर भी हम कम ही रहते हैं। तो क्या आपके पास ऑप्शंस आपके नज़र में हैं कि उनको पूरा किया जाए तो यकीनन सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट बढ़ सकती है? जी थैंक यू सो मच नताशा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई थिंक इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली वी हैव बिन कुछ सेक्टर्स को फोकस करते रहे अरसा दराज से, जिसमें टेक्सटाइल्स और मेनली लेदर एंड सो ऑन सो फोर्थ सेक्टर्स हैं। लेकिन अब कई सेक्टर्स हैं जिनमें हम खुशाइंद खबरें देख रहे हैं, डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, सच एज आईटी एक्सपोर्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चर मशीनरी भी है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर भी है। तो ये कई सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस किया जा रहा है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो आई बिलीव के वी नीड टू बी नाउ गोइंग फ्रॉम ए डेट ड्रिवन इकोनॉमी टू एन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, जो काफी हद तक SIFC का भी जिसका ऑब्जेक्टिव है, ये रोल है कि हमारी इकोनॉमी को उस तरफ लेके जाया जाए, प्रमोट किया जाए FDI को और प्रोटेक्ट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और रिड्यूस किए जाए इन्वेस्टमेंट हर्डल्स। तो इन चीजों की तरफ हम जा रहे हैं। आई थिंक रोड मैप क्लियर है और ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते थे उसका काफी हद तक रोल SIFC ने अदा किया और आई थिंक ये तसलसल जारी रहना चाहिए फॉर दी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस होगा तो वी विल हैव एन इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। तो आई बिलीव इन न्यू सेक्टर्स पे फोकस करने की जरूरत है। आईटी की मैं दोबारा बात करूंगा, वी हैव एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल $2 बिलियन हमने टच किया, बट $5 बिलियन एंड प्लस इज द प्रोजेक्शन। इट हैज डबल्ड इन द लास्ट 4 years, डबल हो गई हमारी आईटी की इंडस्ट्री। यंग पॉपुलेशन है, ट्रेमेंडस पोटेंशियल, इंग्लिश स्पीकिंग कैपेबिलिटीज है। तो आई बिलीव वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रीलांस कैपेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इन चीजों में फोकस करने की जरूरत है टू एनहांस एक्सपोर्ट्स। राइट, आपने काफ़ी सेक्टर्स बताए हैं। एक मैं सेक्टर के हवाले से पूछना चाहती हूँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। क्या हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उस तमाम, अगर हम टेक्सटाइल की भी बात करें, चले फार्मास्यूटिकल के अलावा, तो क्या हम ये जो एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं इसमें पहले हम इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे पास ये रॉ मटेरियल कम्प्लीटली अब मौजूद होता है पाकिस्तान में? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। नहीं, एक्चुअली हमारी काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिवन है और डेफिनेटली जब लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट पे कर्व्स देखे तो हमारी एक्सपोर्ट में भी फर्क पड़ा। लेकिन वो ग्रेजुअली एक अमल है जिसके जरिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जैसा फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो उसका ज्यादातर रॉ मटेरियल हमारी जो फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं वो बाहर से आता है, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल API कहते हैं। बहरहाल लेकिन उसकी तरफ गवर्नमेंट ने एक बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी दी है API डेवलपमेंट के लिए, जिसकी तरफ काम भी हुआ है। अब 5 से 6 एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं लास्ट 5 to 10 years में और मजीद पाइपलाइन में है। तो उस तरफ सफर जारी है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं, हेंस नताशा इनमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट भी रिक्वायर्ड है। और जैसे जैसे हमारी लोकल इंडस्ट्री इवॉल्व होगी तो हमारी स्किल सेट भी इवॉल्व होगा। लेकिन डेफिनेटली ये इंपोर्ट ड्रिवन है इस वक्त, लेकिन एज टाइम विल कम। इंडिया में हमने देखा, इंडिया ने भी यही किया। इनिशियली फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन फिर साथ साथ उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की और रॉ मटेरियल्स और जो खाम माल है उसकी तैयारी भी शुरू की। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, सफर हमारा शुरू है, बस इसमें भी नीड टू बी मोर अग्रेसिव। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। यस। तो चले सर, फिर उस्मान साहब, अब लगता है ऐसा कि पॉलिसीज़ जो आ रही हैं वो खासकर जो एक 5 साल गवर्नमेंट आती है, एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट होती है, तो पॉलिसीज़ के हवाले से एक बड़ा सुकून हो जाता है कि अब आने वाले दिनों के लिए कंसिस्टेंसी होगी। आपको लगता है कि वो चीज़ जो मिसिंग थी अब फाइनली पूरी होती हुई दिखाई देगी? जी डेफिनेटली, हमने ये जो लास्ट ईयर जुलाई में कयाम देखा SIFC का, आई थिंक ये बहुत जरूरी था क्योंकि आप पिछले 15-20 साल से एक ही बात सुन रहे हैं हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर की तरफ से, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, कि तसलसल होना चाहिए पॉलिसीज का, इकोनॉमिक पॉलिसीज का, सेक्टर पॉलिसीज का, जिसको हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी बार बार कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने वो होने नहीं दिया।
लेकिन ये खला कह ले काफी हद तक अब SIFC ने पूरा किया और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपने सीपैक को देखा, कई और प्रोजेक्ट्स देखे जो फिर डिले का शिकार हुए इसी वजह से कि पॉलिसी मेकिंग ने रोक दिया। ये सारी चीजें अब SIFC ने एड्रेस की हैं, स्टेक होल्डर्स को कंसर्न्स को देखा है। एनर्जी सेक्टर में हमने देखा उन्होंने पॉजिटिव खबरें दी। फार्मा की अगर हम बात करें तो प्राइस डी रेगुलेशन में काफी बड़ा उनका रोल था, जिससे अब प्रमोट होगी नेशनल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो वो जो डेट ड्रिवन इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा आई थिंक अब ये रोल है और अब इकोनॉमिक तसलसल रहेगा रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक ये जो SIFC का कयाम है ये एक बहुत खुशाइन बात है। सऊदी अरामको की रिफाइनरी इन द पाइपलाइन है, टापी गैस पाइपलाइन पे काम हो रहा है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब SIFC के डोमेन में है। तो इंशाल्लाह आई बिलीव अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच उस्मान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं अरसलान साहब से पूछना चाहती हूँ, अरसलान साहब ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे काम हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और ख़ासकर एक और बात वो मैं फीफ से भी पूछूंगी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ये इश्यूज़ सामने आ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ अब लगाई जाती हैं उनके गैस या जो टैरिफ्स हैं वो अलग हैं जो पुरानी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इज़ इट ट्रू? जो पहले आपका जो सवाल था कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के बारे में, इसमें आई थिंक हमने पेनल्टी अवॉइड करने के लिए इनको कमिटमेंट दी है कि हम लोग जो अपने एंड से पाइपलाइन है उसको भी हम पूरा करेंगे, जो 80 किलोमीटर आई थिंक एक रिमेनिंग पार्ट है। गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे मुल्क में डेफिशिएंट है इस वक्त। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ हमारी इस वक्त प्रोडक्शन है 3.1 to 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे और हमारी अनकंस्ट्रेंड डिमांड इज़ ऑलमोस्ट 5 to 6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे। तो एक ऑलरेडी डेफिशिएंसी है हमारे पास, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट भी नहीं मीट हो पाती, रेजिडेंशियल भी नहीं, कमर्शियल भी नहीं। सो उसका तो सोल्यूशन दो किस्म के हैं, या तो आप पाइपलाइन से कनेक्ट करें थ्रू ईरान या टैपी वाली, या आप जो है LNG टर्मिनल्स लगाएं और आप इंपोर्ट करें कतर से, UAE से, ऑस्ट्रेलिया से, एटसेट्रा। राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास गैस पहले अवेलेबल होनी चाहिए मुल्क के अंदर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो उसको लेके आ सके, एंटरटेन कर सके और वो पास कर सके टू एंड कंज्यूमर विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एक प्राइवेट सेक्टर आदमी वो कहता है मैं LNG इंपोर्ट करता हूँ और वो सुई के नेटवर्क के थ्रू आता है, तो उसका एक UFG लॉसेस होते हैं, राइट, अनअकाउंटेड फॉर गैस के 12% 14% वो भी इसको पे करने पड़ जाते हैं। तो उसमें एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि वो एक डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, आप सुई का मैकेनिज्म यूज़ करें, उसमें व्हीलिंग चार्जेस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दें ताकि गैस जो है एक एंड कंज्यूमर को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको आ जाए। यस, ये आपकी बात सही है। तो उसमें अभी कह रहे हैं कि जो नए कनेक्शन आएंगे उसमें इंडस्ट्रियल टैरिफ शायद थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज वो सिर्फ LNG बेस्ड होगा और उनके अंदर वो नेचुरल गैस मिक्स जो है वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल गैस अभी प्रायोरिटाइज की जा रही है फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स ओनली, विच इज़ राइट, ग्लोबली भी ऐसे होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव होंगी अगर LNG आप इंपोर्ट करके उनको दे दें। जब आप उनको गैस देती नहीं है तो ना जॉब्स आती हैं, ना टैक्स रेवेन्यूज आते हैं, ना वो आपका इंटरेस्ट रीपे कर जाते हैं, ना वो आपके जो है ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर एक चोकिंग सी आ जाती है। हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा मसला। सबसे इम्पोर्टेंट नताशा, 240 मिलियन की आबादी है, हमें फूड सिक्योरिटी पहले अपनी देखनी है। हमने पहले अपने लोगों को जॉब्स देनी है, पहले अपने लोगों को जो है ना तालीम देनी है। देखिए वो अब वी हैव मिस्ड द बोट। मैं आपको ये बोल दूं बड़ा क्लियरली कि हमने जो है ना बोट मिस कर दी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरे पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 9 ट्रिलियन अप्रॉक्सिमेटली, 9.4 ट्रिलियन अप्रॉक्सिमेटली 30-32 अरब डॉलर, करेक्ट। ताइवान में एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, उसके सालाना डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 30 बिलियन डॉलर इतना। तो हम अपनी बोर्ड मिस कर चुके हैं। तो अब अगर अगले 3 साल या 5 साल या 10 साल तक कुछ करना है तो अपनी आवाम को अब राइट स्किल्स दें। अगर आपको IT एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है तो ग्लोबल डिमांड यह है कि आपके पास क्वालिटी लेबर होनी चाहिए। हमारे पास आप देखिए पिछले 10 साल में कितने टॉप IT इंस्टीट्यूट्स बने हैं, 1 या 2 या मे बी 0, और तकरीबन 4000 ग्रेजुएट्स होते हैं IT के हवाले से, लेकिन जिसमें से अगर आप पॉपुलेशन देखें आपकी, फिर भी आज 50% से ज्यादा आवाम जो है ना खेतों में काम कर रही है। आप उनको फ्री स्किल्स दें, आप उनको डिजिटल स्किल्स दें, आप उनको पैसे दें कि आप पढ़ें। और सबके पास ही फोन्स हैं, सबके पास ही टेक्नोलॉजी के हवाले से पड़ेगा कि आपको एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होगी। अगर ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ एक्सपोर्ट ड्रिवन होगी, वरना ग्रोथ आप करें ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल तो हम कर ही नहीं पाते। फूड सिक्योरिटी में हम लोगों की सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू एडिशन है, जो आज हम फिर भी एक्सपोर्ट करते हैं। कोई वक्त आएगा जो हम लोग वही डोमेस्टिक कंज्यूम करने लग जाएंगे। पानी के लिए डैम्स बन रही हैं, लेकिन ये 5-10 साल तक सोल्यूशन है, 50 साल की स्ट्रैटेजी नहीं है।
25 साल को अगर आपको सोचना है, एक जनरेशन बढ़ानी है, वक्त बड़ी जल्दी चला जाता है। कल की बात होगी कि मुशर्रफ साहब आए थे, 2001 की बात है, इकोनॉमी में तेजी लगी थी, 22-23 साल हो गए, अगले 20 साल अगर आपको देखना है तो उनको मैं पढ़ाई अरसलान करनी होगी। एक चीज पूछना चाहती हूँ कि हमने विजन्स देखे, सऊदी अरब ने, यूएई ने, सबने अपने विजन्स, अपने टाइमलाइन रखे कि अब हमें इस वक्त तक टारगेट करना है और अपनी ये टाइम तक हमें जो है वो इकोनॉमी अपनी सीधी करनी है। तो हमें भी अब कोई ऐसा विजन तो सेट कर लेना चाहिए एटलीस्ट, कि हम अहद कर लें कि नहीं ये नहीं, हमें ये तो करना ही करना है इस ईयर नताशा, तक। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिस पे नॉन नेगोशिएशन हो। स्टेट शुड कम अबव पॉलिटिक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 3 किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइट, तो हर किसी के अपना टग ऑफ वॉर है, या वेस्टेड इंटरेस्ट है, या अपने उनके अलग सोच है। स्टेट शुड कम ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, कि हम मुल्क में इकोनॉमिक नुकसान नहीं होने देंगे। दिस इज द पर्पस के एसआईएफसी बनाई गई और एसआईएफसी का कयाम हुआ कि नहीं अब आपको सारी चीजें इस अम्ब्रेला के थ्रू जो है वो करनी है और की SIFC जाएंगी। के डोमेन में एक वर्ड बहुत जल्दी बहुत काफी यूज होता है, होल ऑफ द गवर्नमेंट। उसका मतलब ये है कि पूरे गवर्नमेंट की बॉडीज जो है ना, एक अम्ब्रेला के अंदर साथ में मिलकर काम करना Yeah, चाहती it's है, a very ताकि powerful फॉरेन body. इन्वेस्टर को एक कंफर्ट आए। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास तब आएगा जब आप वो देखेगा कि इंसान अपना इलाज खुद कर रहा है। अगर एक बीमार शख्स है, वो अपना इलाज ही नहीं कर रहा, बदपरहेजगी कर रहा है, तो अगला डॉक्टर भी बोलेगा मैं क्या इसको ट्रीट करूं, करेक्ट? तो इसीलिए आपको ये दिखाना चाहिए कि हम लोग अपनी चीज़ें, मसले खुद हल कर रहे हैं, तब जाके हम इस मरहले से निकल पाएंगे। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वर्ड्स। अभी भी 2-3 साल अगर हमने डेट अपना कम नहीं किया तो हम लोग एक स्पाइरल में जा सकते हैं, जैसे वेनेजुएला या अर्जेंटीना है। आई एम अफ्रेड। वेल आपने एक डरा भी दिया है। वैसे अरसलान, मैं अफीफ से पूछूंगी, अफीफ आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू या गवर्नमेंट के चैलेंजेस अगर देखें तो आईएमएफ की हमेशा आईएमएफ के प्रोग्राम में और उसकी कंडीशनैलिटीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी नहीं, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि ना चाहते हुए भी उन्हें फुलफिल करना पड़ती है। और दूसरा ये कि एक्सपोर्ट के हवाले से वैल्यू एडिशन करना, फिर एक्सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं पहले उस पर आऊँ तो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सारी गवर्नमेंट्स अनपॉपुलर डिसीजन लेते हुए डरती हैं कि यार वी लूज़ आर वोट बैंक, कि हमने अगर इस कम्युनिटी के ऊपर टैक्स लगा दिया या हमने इस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया तो हमारे ऊपर बहुत बैकलैश होगा। पहले 2 साल 3 साल होगा, बट आफ्टर द 3rd ईयर 4th ईयर आपको जब पॉजिटिव्स दिखने लगेंगे तो पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि हाँ, ये जो स्टेप्स लिए थे इनिशियली प्रॉब्लम थी लेकिन इसके इवेंचुअली हमें फ़ायदा है। तो आपको देखिए, जो अभी गवर्नमेंट आएगी उसको अनपॉपुलर और डिफ़िकल्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इस जो अभी ये प्रॉब्लम में है इसको हम कंट्रोल में रख सकें, हम आउट ऑफ हैंड ना चले जाएं। वैसे अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स आर नॉट वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। हमें ये स्ट्रिक्ट इनके ऊपर एक्शन रखना होगा कि हम जो ओपन मार्केट में डॉलर हमारा जा रहा है, हम इस 5-6 महीने में भी तो देखते हैं ना कि इसमें भी तो कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस भी लिए गए, कुछ टैरिफ्स भी इंक्रीज किए गए, नो डाउट, लेकिन उन्होंने इसीलिए डॉलर आसानी से ले लिए क्योंकि उनको अपने पीछे अपने मैंडेट का वो नहीं था, उनको वोट लूज करने का डर नहीं था, उनको ये था कि नहीं, वी हैव टू करेक्ट द थिंग्स। तो अभी भी जो गवर्नमेंट आएगी उसको प्रायोरिटी देनी होगी कि पाकिस्तान का जब 6 महीने में बेहतरी आ सकती है तो फिर 5 साल में तो बहुत आ सकती है। और जैसे मेरे कोलीग ने बोला कि हमें स्टेट अबव ऑल करना होगा, तो अगर मैं आपको हमारे पड़ोसी इंडिया का आपको बताऊं तो वहां पे जो प्लानिंग डिवीजन है, प्लानिंग कमीशन है, वो पॉलिसीज इशू करता है और जो गवर्नमेंट होती है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारे यहाँ पॉलिसीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो हाईली डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। इसके लिए हमें एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी बना के सारी जितनी भी पार्टीज हैं उनको एक तरफ एक साथ होके एक पाकिस्तान का पहले सोचते हुए करना होगा कि जी ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इनको कोई भी नहीं छेड़ेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ताकि जो बिजनेस है वो अपनी जगह पे चलता रहे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो और लोगों के पास एक क्लियर विजन हो कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का ये आउटलुक होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारा जो अप्रोच होती है वो हर थोड़े अरसे बाद चेंज हो जाती है, जो एक बिजनेसमैन के लिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अनसर्टेनिटी आती है और जब हम SIFC की बात कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर को ला रहे हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म अश्योरेंस नहीं होगी, उसको नहीं पता होगा कि मेरे पास लॉन्ग ये जो आज मुझसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये मेरे लॉन्ग टर्म चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या इस सेक्टर के ऊपर कोई नए टैक्सेस आ जाएंगे, कोई बहुत ही बड़ा टैक्स आ जाएगा,
जैसे हमने देखा कि बैंक्स के ऊपर एकदम से बहुत बड़े टैक्सेस लगे, विंडफॉल profits टैक्सेस, के ऊपर। इसी तरह किसी और सेक्टर पे लग जाए, तो हमें ये उनको अश्योरेंस देनी होगी, और अश्योरेंस तभी दे सकते हैं जब हमारे पास एक कंसिस्टेंसी आएगी। जब तक कंसिस्टेंसी लेकिन गवर्नमेंट को भी तो टैक्सेस तो चाहिए ना, जब लेकिन आपके government बैंक्स, वो फिर एक अलग डिबेट हो जाएगी कि बैंक्स आपके 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है उनकी, तो फिर अगर उसके गवर्नमेंट को बावजूद टैक्सेस चाहिए तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाए, गवर्नमेंट रिटेल सेक्टर पे जाए, होलसेल सेक्टर पे जाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों टैक्स करना है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं? True. जो लोग गाड़ी ले रहे हैं, आप उनको ऑप्शन ही ना दें कि आप फाइलर हो और नॉन फाइलर हो तो इतना दो। आप फाइलर नहीं हो, आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर है तो आप 1.5 लाख रुपए दे दें, फाइलर है तो 1 लाख दे दें। वो 50,000 चारों तो तरफ से एक तो आप दफा पे ब्लैकमेल कर नहीं देता हो है। सकते ना कि आप फाइलर नॉन फाइलर हैं, तो बहुत सारी जगहों पे फिर नॉन फाइलर का ही ऑप्शन है, फाइलर का तो जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर परसेंटेज है, तो फिर ये तो बड़ी इश्यूज हो जाएंगे। मैं अरसान से पूछती हूँ, अरसान, एक तरफ FBR के हवाले से इन्होंने सही जो है वो टैक्स के हवाले से एक्सप्लेन किया, FBR रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी थ्रू ऐसा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान मुबारक पैकेज के हवाले से खुसूसी इजलास से खिताब किया है। उनकी गुफ्तगू आइए आपके साथ शेयर करते हैं। मैं सबको कुछ ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं देना चाहती हूँ, काइंडली उसको नोट कर लीजिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हर जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जिसमें अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप डोर नॉकिंग का प्रोसेस चल रहा है, कुछ आपके लोग ऐसे हैं यहाँ पर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी हैं उस प्रोसेस की, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। आई थिंक सबको, क्योंकि हमने ये हमारे लिए अमानत है, हर स्टेज को अगर हम उसकी जो प्रॉपर उसकी जो एविडेंस है कि किस तरह डोर नॉकिंग हुई है, क्योंकि ये तो आपको पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी, अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है। हालांकि एवरीबडी नोज़ कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। मैं तो कहूँगी CS साहब को कि ये रोज़ इनको आप भेजें, अपने वेरिफिकेशन प्रोसेसेस की भी भेजें, जहाँ पैकेजिंग हो रही है उसकी भी भेजें, क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोस जो हैं वो आनी चाहिए। फिर मेरी सबको ये एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि सब ने रैंडम चेकिंग करनी है। आपके 3 टीयर्स हैं चेक्स के, क्वालिटी कंट्रोल के, लेकिन मैं हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे, डिस्पाइट दोज मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेकिंग, कि आप एक सैंपल उठा के कहीं डब्बा खुलवा के आप देखेंगे, बैग खुलवा के देखेंगे कि बेसन की क्वालिटी क्या है, पूरी चीज़ें, अगर 6 चीज़ें हैं, 6 आइटम्स हैं, 6 की 6 मौजूद हैं, अगर उनकी क्या क्वालिटी है, ये रैंडम चेकिंग आपको करनी है। इसकी रिपोर्ट भी आपको CS ऑफिस को भिजवानी है। नंबर 3, जब डिलीवरी हो रही हो तो मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी, और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहां पर आऊंगी चेक करने के लिए। इसी तरह आपको हर रोज मल्टीपल जगहों पर जाना चाहिए, और आपको जो स्पॉट चेकिंग है डिलीवरी की वो आपको खुद चेक करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी आपको ऑनेस्टली भिजवानी चाहिए, विद ऑल ऑनेस्टी, CS के ऑफिस को। हर रोज आपको जाना है, चाहे आप 8 जगह पे जाएं, 6 जगह पे जाएं, लेकिन आपको हर रोज जाके चेक करना है, क्योंकि इससे भी एक डेटरेंस क्रिएट होती है। आपकी जो टीम्स डिलीवर कर रही हैं डोर स्टेप्स पे, उनको पता होगा कि दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। और फिर ये आपने इंश्योर करना है कि एट ऑल टाइम्स आपके साथ पुलिस, हमने कह दिया, IG साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, कि आपको पुलिस के साथ जाना है, वरना वो जो एक स्टैम्पीड हो जाती है एट टाइम्स, या ट्रक को रोक के उसको पूरा उस पर अटैक हो जाता है, वो एक अगली साइट है। उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी टीम्स के साथ हमारे पुलिस के लोग शामिल हैं। उसके बाद ये मेरा एक आपका 2 चीज़ों पे, क्योंकि अब सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बैठी है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए एक इससे रिलेटेड है और एक डिफरेंट चीज़ है जिसका आपको अभी CM ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस गई हैं,
कि 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी, कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहाँ की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने फॉलो करना है। और उसके बाद जो यहाँ पर जितनी टीम्स बैठी हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स बैठे हैं, सबका कंपटीशन है इन्हीं 2 चीज़ों में। वॉल चॉकिंग्स को आपने देखना है, उन्हें वाइट वॉश कराना है, वॉल चॉकिंग्स ख़त्म करानी है। इलेक्शन के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, वो उतरवाने हैं आपने। सफाई आपने करानी है टोटल, और ऊपर ऊपर से नहीं करानी। जहाँ पर सुएज का प्रॉब्लम है, ड्रेन ब्लॉक हुए हैं, वो भी ठीक कराने हैं आपने। बाकी जो उसकी डिटेल्ड वो है, वो हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हम अपना प्लान पूरा बना रहे हैं, लेकिन ये आपने करना है। पॉट होल्स को आपने कवर करना है ताकि एक अच्छी शक्ल निकल आए, सब गाँव की भी और अर्बन सेंटर्स की भी। और ये लाहौर के कमिश्नर साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं 3 दिन के बाद विजिट शुरू कर दूंगी, अपने सरप्राइज विजिट। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नज़र नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो, जिसमें सफाई ना हुई हो। कोई मोहल्ला मुझे ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये जो रमज़ान पैकेज है, इसके जो एफिकेसी, कितनी आप एफिशिएंट सिस्टम्स बनाते हैं, कितने अपने टाइमलाइंस को मीट करते हैं, कितना क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी आप अपनी मैनेज करते हैं, और कितना इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म आप करते हैं, कितनी आपकी बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन है, इस पे भी आपका तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है, और सफाई में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है। हम आपका स्कोर कार्ड बनाएंगे यहाँ पर बैठ के, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब परफॉर्म करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ रमज़ान पैकेज के हवाले से खुसूसी इजलास से खिताब कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। एक्सेस तो चाहिए ना, जब आपके बैंक्स, वो फिर एक अलग डिबेट हो जाएगी कि बैंक्स आपके 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है उनकी, तो फिर उसके गवर्नमेंट को बावजूद टैक्सेस चाहिए तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाए, गवर्नमेंट रिटेल सेक्टर पे जाए, होलसेल सेक्टर पे जाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों टैक्स करना है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। जो लोग गाड़ी ले रहे हैं, आप उनको ऑप्शन ही ना दें कि आप फाइलर हो और नॉन फाइलर हो तो इतना दो। आप फाइलर नहीं हो, आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर है तो आप 1.5 लाख रुपए दे दें, फाइलर है तो 1 लाख दे दें। वो 50,000 चारों तो तरफ से एक तो आप दफा पे कर ब्लैकमेल नहीं देते हो हैं। सकते ना कि आप फाइलर नॉन फाइलर हैं, तो बहुत सारी जगहों पे फिर नॉन फाइलर का ही ऑप्शन है, फाइलर का तो जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर परसेंटेज है, तो फिर ये तो बड़ी इश्यूज हो जाएंगे। मैं अरसान से पूछती हूँ, अरसान, एक तरफ FBR के हवाले से इन्होंने सही जो है वो टैक्स के हवाले से एक्सप्लेन किया। FBR रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी थ्रू SIFC इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा, और फिर उसके बाद कहा गया कि इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि FBR की रीस्ट्रक्चरिंग होना कितना ज़रूरी है? और दूसरा ये कि थ्रू SIFC होगी, डिजिटाइजेशन के हवाले से ज़रा मामला ठीक होंगे तो ही टैक्स का निज़ाम ठीक होगा ना? देखिए, ये केयर टेकर का इनिशिएटिव था कि आपको FBR को 2 हिस्सों में होना चाहिए, एक पॉलिसी विंग, एक सॉर्ट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन विंग, राइट। सो थ्रू SIFC, मतलब SIFC से ये ब्लेसिंग्स लेके, एक नॉड लेके, फिर कैबिनेट में आई थिंक अप्रूवल में हो चुकी है ये चीज़, क्योंकि पहले उस पर रेजिस्टेंस थी कि किस तरीके से होगा, लेकिन वो भी अभी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। डिजिटाइजेशन तो काफ़ी अरसे से आफ्टर टैक्स फाइलिंग हो रही है, उसमें यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, लेकिन आपको डिजिटाइजेशन करनी पड़ेगी ऑफ द करेंसी ट्रांजैक्शंस एज वेल, कि कहाँ पे जो है ज़्यादा पैसों की ट्रांजैक्शन हो, वो सिर्फ आपकी बैंकिंग चैनल से हो और आपकी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ये अफीफ अक्सर बता भी चुके हैं कि 5 लाख से ज़्यादा आप डेली विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे आपको और लिमिटेशंस आपको और डालनी पड़ेंगी, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरी एस्पेक्ट ये है कि FBR के अंदर इतना ज़्यादा मैन पावर है, वो मैन पावर जो है कोअर्सिव तरीके से नहीं, एक परसुएसिव तरीके से उसका काम ये होना चाहिए टू गो फॉर द अनटैप्ड मार्केट्स। कि अब जैसे अभी एक रिटेलर्स के लिए आपकी आई थिंक FBR जो है एक टैक्स स्कीम निकाल रहा है, ताजिर 2 से एक एप्लीकेशन निकल रही है कि उसमें कोई वॉलंटरी टैक्स देगा तो उसको 50% डिस्काउंट, और अपने रेंट के हिसाब से जो है ना, एरिया के हिसाब से वो उसको एक टैक्स नॉमिनल देना पड़ेगा। वो महीने महीने का भी दे सकते हैं, उनको साल में देने की जरूरत नहीं, इस सॉर्ट ऑफ अ फिक्स टैक्स होगा पहले, ताकि कल्चर डेवलप हो
क्योंकि आपका रिटेल और मेरे ख्याल से होलसेल इज ऑलमोस्ट 18% ऑफ जीडीपी और सिर्फ 1% वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल टैक्स में। सो उस पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, कहते हैं सम नंबर्स के 500 बिलियन तक की ये गुंजाइश है। देखिए आपको माइंडसेट लोगों का चेंज करना होगा और ये कहना होगा कि आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको अपना फेयर टैक्स देना पड़ेगा। भले आप 2-3 दिन हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, बोलेंगे नहीं है और पूरी दुनिया में देना पड़ता है तो सिर्फ पाकिस्तान तो में क्यों नहीं? अनफेयर चीज कुछ नहीं होती। देखिए जब हुकूमत आपका मुल्क अपना है, मुल्क को आपको चलाना है, तो एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट टू देयर ओन राइट। हाँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो कैश इन द इकोनॉमी है उसको आपको रोकना है, जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपको रोकना है। मैं प्रोपोनेंट हूँ डीमोनेटाइजेशन का, 5000 के नोट नहीं होने चाहिए। दूसरे मुल्कों में भी हुआ, जब इकोनॉमी में इतने बुरे हालात हो चुके हैं तो एक और ही सही कि अब एक मरतबा डिमोनेटाइज कर दे, 3-4 महीने थोड़ा झटका लगेगा इकोनॉमी को, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी घर के बाहर एक सूरज लाइन डालती है तो वो तो रोने लग जाता है कि मसले हो गए, लेकिन वो इंसान वो नहीं समझता कि उसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है और लॉन्ग टर्म जिंदगी भर उसके आगे घर के आगे गंद नहीं आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके टैक्स टू जीडीपी रेशियो नताशा इस वक्त होना चाहिए 15 to 18%, जो 10% पे फंसा हुआ है। अदरवाइज आपका मुल्क नहीं चल सकता, लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं आ सकती। और फिर आप लोगों को भी एज ए नेशन थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उनको अपने राइट्स जो हैं वो याद रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं याद रहती, ड्यूटीज़ नहीं याद रहती। मैं अफीफ़ से पूछूंगी, अफीफ़ एक तो हमें एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी और दूसरा ये कल्चर भी बताना पड़ेगा, लोगों को भी बताना पड़ेगा कि छोटा सा काम कीजिए, थोड़े पैमाने पे काम कीजिए, लेकिन एटलीस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जो होता है वो प्रिवेल कीजिए, वो बनाइए, वो आगे आने वाले दिनों में बहुत हेल्पफुल होगा। देखें ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि एक बहुत ही मैसिव ब्रेन ड्रेन हुआ पाकिस्तान से। एक जो हमारी यूथ थी, जो हमारी यंग जनरेशन आ रही थी, जो प्रोफेशनल्स थे, वो लार्ज नंबर में पाकिस्तान से गए, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी ना यहाँ पर, इसलिए गए ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। लेकिन वो इसलिए कि वो जॉब्स को सर्च कर रहे होते हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, यू लुक टुवर्ड्स योर ओन बिजनेस। पाकिस्तान में देखें, वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन, तो हमारे पास डिमांड की तो कोई कमी नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड आइडिया एंड फोकस टू हैव अ गुड बिजनेस। बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल पहले नहीं चाहिए, यू नीड अ गुड आइडिया फॉर अ बिजनेस। तो अगर आपके पास आइडिया होगा, यू विल गेट द इन्वेस्टर्स, आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो। अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो हम जो है वो एक जन्नत में आ जाएंगे और वहाँ तो कोई मसले ही नहीं होते। वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स अलग हैं, हाँ। सोशल प्रॉब्लम्स अलग हैं। और वहाँ पे और लोगों का एक माइंडसेट है पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान में मुझे 1 लाख मिल रहे हैं, वहाँ तो मुझे डॉलर में मिल रही होगी, तो आपका एक्सपेंडिचर भी डॉलर में होगा, आपका एक्सपेंडिचर पाक रुपीज़ में नहीं होगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट लोगों को जो है ना समझना पड़ेगा कि बाहर जाने से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। पाकिस्तान में रहते हुए अगर इफ़ यू हैव अ राइट आइडिया, इफ़ यू फोकस, आप मार्केट्स को एक्सप्लोर करें तो आप बहुत अच्छे बिजनेसेस पाकिस्तान में कर सकते हैं। आप छोटे स्केल से स्टार्ट करें एंड इवेंचुअली यू विल ग्रो अप। हर छोटी कंपनी ही एक दिन बड़ी होती है, लेकिन मैं एकदम से कह दूं कि जी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान में जहां 250 मिलियन पीपल है, वहां तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत सारी मार्केट्स जो आज तक अनटैप्ड है पाकिस्तान के अंदर, हमने कभी उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम अनफॉर्चुनेटली जो एक रेला चल रहा होता है उसी में सब चल रहे होते हैं। आईटी का स्टार्ट हुआ तो एवरीबडी इज इन आईटी। इंडिया में आप देखें स्टार्टअप्स के ऊपर एजुकेशन पॉइंट से भी लेना कि एमबीए कर रहे हैं, सब एमबीए करके बैठ गए, इतने एमबीए हो गए। एग्जैक्टली। तो अब इंडिया में आप देखें तो इंडिया में कितना ज़्यादा एक स्टार्टअप्स का इन्फ्लक्स हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। तो भाई स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं, वो 10 में से एक चलता है, पर जब एक चलता है तो इट मेक्स मिलियंस और उसमें हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कभी इसको प्रमोट ही नहीं किया कि आप स्टार्टअप्स लाएं, आप नए आइडियाज़ लाएं। हमने थोड़े बहुत स्टार्टअप्स देखे पाकिस्तान में, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सीड मनीज मिली है। तो हमें ऐसे जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको लाना पड़ेगा पाकिस्तान, उनको दिखाना पड़ेगा हमारी पोटेंशियल। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि हमारी जो यूथ है उसको इस तरफ लाएं कि आप अपना काम करेंगे तो यू विल बी मोर, यू कैन अर्न मोर। जॉब में तो आप एक फिक्स इनकम होती है, बट इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्काई इज द लिमिट, आप यू कैन रीच एनीवेयर। ऑब्वियसली आप ग्रो करेंगे, ईयरली ग्रो करेंगे, वो बिजनेस भी फैलता जाएगा और आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज तो हमें इसका भी एक कल्चर बनाना पड़ेगा कि हम एंटरप्रेन्योर्स को लाएं, हम स्टार्टअप्स को फोकस करें। आईटी के अंदर स्टार्टअप्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, हम आईटी के अलावा डिफरेंट सेक्टर्स पे जाएं। इसमें हमें अपने थोड़े एजुकेशन सेक्टर को भी थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, वेंचर कैपिटल्स आ रहे थे जब कुछ, अभी हमें अरसे पहले की बात है,
तो थोड़ा सा एक अच्छा ये कल्चर वाकई असल में create करना अनफॉर्चुनेटली पड़ेगा। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सेक्टर है उसने भी अपने आप को जो है ना वो टाइम टू टाइम इवॉल्व नहीं किया। हम वही जो 20 साल पहले लोग पढ़ रहे थे आज भी वही पढ़ रहे सिलेबस नहीं हमारा अपग्रेड हुआ। आपको अब दुनिया चेंज होती जा रही है, अब आपको ऐसे राइटिंग तो करनी नहीं, क्योंकि एआई हो गई, वो तो आपको 1 सेकंड के अंदर पूरा ऐसे लिख के दे देगी। यू डोंट हैव टू Exactly. फोकस ऑन दैट। आपको एनालिटिकल अप्रोच लानी पड़ेगी, आपको एनालिटिकल थिंकिंग लानी पड़ेगी, जो आप सोचने पे मजबूर हो। ये नहीं कि आपने बैठ के लिखना है और क्लरिकल काम करना है, आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाना पड़ेगा। आपको अपने एग्जाम्स के अंदर, अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं जिनमें आपको बैठ के लिखना होता ही नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ तो इंडस्ट्री पे जाके मुझे बैठ के हाथ से कैलकुलेट नहीं करना होता, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना होता। हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक्सेल्स होते हैं, उसके ऊपर हम हज़ारों फॉर्मूलाज चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ बच्चा बैचलर्स करके निकलता है उसको बेसिक एक्सेल स्किल्स नहीं आती हैं, उसको ईमेल की राइटिंग की स्किल्स नहीं आती। तो जब तक हम अपनी ये एजुकेशन को भी थोड़ा रिफॉर्म नहीं ऑफिशियल करेंगे, और एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसको भी डेवलप करने की जरूरत है। Definitely. अरसलान, वन लास्ट लाइन आपसे पूछूंगी, नेक्स्ट वीक या पूरा मंथ अगर समराइज करें तो कैसे आप आने वाले दिनों का ट्रेंड देखते हैं मार्केट का? जी, मुझे लगता है कि नताशा मार्जिनली पॉजिटिव रहेगी मार्केट। नंबर 1, आपकी फाइनेंस टीम की नॉमिनेशन हो जाएगी, सो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि आपके कौन आ रहे हैं, मे बी करंट सेटर में से या मे बी PMLN से जो पुराने स्टालवर्ट हैं, सागडार साहब, कोई भी आ सकता है। सो नंबर 1 एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि IMF के जो लास्ट रिव्यू है वो आपका सक्सेसफुली हो जाए, वहाँ से आपके पास पैसे आने लगेंगे। नंबर 3 हमें ये देखना होगा कि अभी जो नई कैबिनेट आएगी उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी टुवर्ड्स अ न्यू एक्सटेंडेड IMF प्रोग्राम। ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट बहुत होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि right? अभी हमने देखा है कि जो रिजल्ट्स आए हैं कॉर्पोरेट वो बहुत अच्छे आए हैं। सो होपफुली पॉजिटिविटी पे ही कंटिन्यू होगा। वेल, थैंक यू सो मच। अरसलान सोमर साहब हमारे साथ मौजूद है। अफीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट एक्सपोर्ट सेक्टर, कैसे ग्रोथ मुमकिन है, और साथ साथ इस पूरे वीक के अंदर जो मार्केट का एक ट्रेंड रहा उसके ऊपर ही बात की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।